ठीक है जी। तो हमारे पास जो सबसे पहला करंट अफेयर है दैट इज अबाउट पराधवानी प्रोग्राम। पराधवानी प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो केरला स्टेट में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है सिटीजन्स को, आप बोल सकते हो, एक बेहतर सिटीजन बनाने के लिए। तो है क्या ये प्रोग्राम, देखो। द केरला स्टेट लिटरेसी मिशन, तो मतलब लिटरेसी मतलब एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो इनका मिशन चल रहा है इज लॉन्चिंग द पराधवानी प्रोग्राम इन एर्नाकुलम एंड 8 other districts to shape informed and independent citizens। तो मतलब बेहतर सिटीजन बनाने के लिए। इन्फॉर्म्ड मतलब जो अवेयर्ड सिटीजन होंगे, ठीक है। जो आपकी स्टेट है उसके प्रोग्राम्स के बारे में, सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में, राइट। तो इन्फॉर्म करना है, मतलब सिटीजन्स को बेहतर सिटीजन्स बनाना है। द प्रोग्राम एम्स टू इंस्टिल साइंटिफिक एप्टीट्यूड। सबसे पहली चीज है कि जनता के अंदर आपने साइंटिफिक एप्टीट्यूड या एटीट्यूड बोल सकते हो, इसको आपने इंस्टॉल करना है। मतलब क्या है कि ये जो आप बोल सकते हो कि अलग अलग बातों में आप उलझे हुए हो, अंधविश्वासों में आप उलझे हुए हो, उससे निकाल के जनता को साइंटिफिक एंड रैशनल बनाना है, आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो हर एक बंदे को इस लेवल की आपने लिबर्टी देनी है कि वो अपने थॉट को डेवलप कर सके और सामने रख सके, सिंपल चीज है। देन हमारे पास है सेकुलरिज्म, मतलब धर्म के बेसिस के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास है डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेटिक स्पिरिट मतलब पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जनता को इन्वॉल्व करो, जनता ओरिएंटेड आपकी पॉलिसीज एंड स्कीम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब सिटीजन्स को इन्वॉल्व करो इन सब कामों में। देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी वैल्यूज है, उसमें डेमोक्रेसी आता है, उसमें इक्वालिटी आता है, उसमें जस्टिस आता है, उसमें लिबर्टी आता है। इन सब वैल्यूज को हमने प्रमोट करना है। एंड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स अमंग द पॉपुलेशन। तो जनता के क्या अधिकार है उसके बारे में जनता को अवेयर करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 पॉइंट मोटो इनका है जो खास तौर पे कुछ गिनी चुनी चीजों के ऊपर फोकस करता है। वो क्या चीजें हैं, नंबर 1 है राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, बैकवर्ड क्लासेस होगी, एज जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो होगी, वुमेन होगी, चिल्ड्रंस होगी, इनके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में। सेकंड है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया कि जब जब डेमोक्रेसी की बात आएगी तो मतलब क्या है, चीजों के ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोक्रेटिक रूलर आपका आके बैठ जाए और जो वो बोलेगा वही होगा, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑफ जनता इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रदरहुड, मतलब यूनिटी को प्रमोट करना है। एंड बिल्डिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब जिसमें इक्वलिटी की जाएगी, मतलब जहां पे भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस के बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हो और एक आपका सेक्शन ऑफ सोसाइटी टोटली मार्जिनलाइज्ड है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक याद रखो कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो फोकस्ड एरियाज है वो हमारी कंट्री के भी फोकस्ड एरिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उन सब चीजों के ऊपर बात करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास जो है वो हिस्ट्री के रिलेटेड है। तो आपके पास एक नया जियोगेल्फ जो है वो हमें मिला है। जियोग्राफ या जियोगेल्फ की अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफ जो है ये क्या चीज होती है, जियोग्राफ है क्या चीज, आपने शायद एंशियंट इंडिया में पढ़ा होगा मेगालिथिक कल्चर के बारे में। मेगालिथिक कल्चर क्या होता है, पढ़ा है, एंशियंट इंडिया में पढ़ा होगा, तुम लोग भूल गए होगे। मेगालिथिक कल्चर, ये जियोग्राफ जो है ये उसी के साथ रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मेगालिथिक कल्चर क्या था, मेगालिथिक कल्चर आपको आयरन एज के दौरान कहां पे देखने को मिला, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसकी जो ग्रेव होगी, उसको जहां पे दफनाया जाएगा वहां पे बड़े बड़े पत्थर से उसको एनसर्कल कर दिया जाएगा। मेगा मतलब बड़े, लिथिक मतलब पत्थर, स्टोन। तो जो ग्रेव्स हमें इस कल्चर की मिली है, इस सभ्यता की मिली है, उसमें क्या है, बड़े बड़े पत्थरों से उस चीज को
एनमार्क किया जाता था, आप बोल सकते हो। उसी वाली आपके कल्चर की एक आपको नई साइट मिली है, कहां पे? तेलंगाना में। तेलंगाना मतलब सदर्न इंडिया, राइट। उसी को हम जियोग्राफ बोल रहे हैं। जियोग्राफ क्या चीज होती है? जियोग्राफ इज अ लार्ज इंट्रिकेट डिजाइन और मोटिफ क्रिएटेड ऑन ग्राउंड सरफेस, ऑफ्टन बाय अरेंजिंग नेचुरल मटेरियल और ऑल्टरिंग द लैंडस्केप इटसेल्फ। Notable examples including the Nazca Lines of Peru and Uffington व्हाइट हाउस ऑफ इंग्लैंड। नीचे आप फोटो देखो, नीचे फोटो आपको मिलेगी, इसी करंट अफेयर के नीचे जाके फोटो देखो। आपको क्या दिख रहा है कि एक बड़ा सा आपका स्टोन सरफेस है और स्टोन सरफेस के बीचों बीच आपको इस तरीके से एक मार्क जो है वो देखने को मिल रहा है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है स्टोन सरफेस को आपने खुरेद के इस मार्क को बनाया हो। अब यहाँ पे क्या समझा जा रहा है कि ये आपका मेगालिथिक कल्चर के साथ रिलेटेड है, जहां पे क्या होता था, इस तरीके से स्टोन्स से आपकी ग्रेव को मार्क किया जाता था। तो हो सकता है कि ये मार्किंग जो है सरफेस की, ये एक ग्रेव बनाने के लिए की गई होगी, राइट। तो सिर्फ याद रखो कि नई साइट हमें मिली, अगर किसी भी कल्चर की हमें नई साइट मिलती है तो वो कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेगालिथिक कल्चर के ऊपर कि मेगालिथिक कल्चर था क्या, राइट। और ये किस एज का कल्चर है, इस कल्चर के बेसिक फीचर्स क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। साइट तो जस्ट न्यूज में चल रही थी इसलिए हम उसको देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जो है आपके इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के बारे में। आज के टाइम पे आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चलती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम नहीं चलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले हमारे देश में जो स्कीम चल रही थी, जो 2013 में लॉन्च की गई थी, दैट वाज इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। ये है क्या? ये दोनों ही स्कीम, चाहे इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम हो चाहे आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हो, दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई सिटीजन, अगर कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो आप बोल सकते हो लीगल तरीके से डोनेशन दी जाए। तो डोनेशन देने के लिए दोनों स्कीम्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहली जो स्कीम है वो देखो, दैट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। इसको लाया गया 2013 में। 2013 मतलब जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। उसमें देखो, open to companies registered under section 25 of the Companies Act 1956 and individuals or entities residing in India। तो कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया के अंदर रह रहा है, वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देना चाहता है, तो उसके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई 2013 में। सिंपल चीज है। The trusts may renew their registration every 3 financial year। तो हर 3 सालों के बाद आपको क्या है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करनी पड़ेगी। मतलब ये कंपनीज क्या है, छोटे छोटे ट्रस्ट बना सकती हैं जिसकी मदद से क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देके डोनेशंस अपनी डन कर सकती हैं। Mandates that 95% of the contributions received in the financial year must be donated to the political parties registered under Representation of People Act 1951। तो यहाँ पे ये जो ट्रस्ट बनाए जाएंगे, मान लो कंपनी ने कोई ट्रस्ट बना लिया कि इतना जो पैसा है हम इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं, या फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को हम इतना इतना पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसके अंदर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखो यहाँ पे दो आपको एक्ट देखने को मिलेंगे, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, एक है 51। दोनों ही रिलेटेड है इलेक्शंस के साथ, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। जो 1950 वाला है वो रिलेटेड है इलेक्शन से पहले जो आपने ग्राउंड प्रिपेयर करना होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, कितनी सीट्स होंगी, इन सब चीजों के बारे में। और जो 1951 वाला है उसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो इलेक्शन के दौरान आपको चाहिए, कि अगर आपके एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तो एमएलए में खड़े होने के लिए, इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़े होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 51 में लिखे गए हैं। इलेक्शन से पहले ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 1950 वाले में लिखे गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको रजिस्टर किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अगर हम पंजाब पीसीएस की बात करते हैं जो तुम लोग मोस्टली टारगेट कर रहे हो, पंजाब पीसीएस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, दिस दैट, ये सब लिखा गया है और पूछा गया कि इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं जो 1950 वाले एक्ट में दिए गए हैं। तो मतलब 1950 वाला जो एक्ट है उसके प्रोविजन, 51 वाला जो एक्ट है उसके प्रोविजन, एट लीस्ट बेसिक प्रोविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे जितना भी इस ट्रस्ट में पैसा डाला जाएगा उसका 95% क्या है, एज अ डोनेशन जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। Then electoral trust prioritize the transparency by mandating the reporting of the contributors and beneficiaries to the Election Commission of India. This differs from the electoral bond scheme which permits anonymous political donations. तो यहाँ पे पहले जो ट्रस्ट बनाए जाते थे ना पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए पैसा, उस ट्रस्ट में जो भी बंदा पैसा डाल रहा है, जिसने भी डोनेशन दी है और किस पार्टी को डोनेशन दी है, ये सारा डाटा रिवील किया जाता था कि किसने किसको पैसा दिया है। आज के टाइम पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चल रही है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है कि किस बंदे ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है, ये रिवीलिंग नहीं की जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस बेसिस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस के ऊपर जो पहले वाली स्कीम थी वो ज्यादा बेहतर थी। आज वाली जो स्कीम है इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। पहले ट्रस्ट बनाए जाते थे, आज के टाइम पे बैंक के थ्रू ये जो बॉन्ड है वो खरीदे जाते हैं, राइट। तो अभी जो स्कीम चल रही है दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सर्टिफिकेट, कि आप बैंक में जाओगे, एसबीआई में जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे 10,000 का बॉन्ड खरीदना है और जो मैं ये बॉन्ड खरीद रहा हूं आपसे, ये जो सर्टिफिकेट ले रहा हूं, ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं, ये इस पार्टी को जाना चाहिए पैसा। तो मेरे पास उस चीज का प्रूफ आ गया कि मैंने इतने का बॉन्ड खरीदा इस पार्टी को पैसा देने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। आप इन सर्टिफिकेट्स को खरीदोगे बैंक के थ्रू और बैंक को जितना पैसा दोगे बैंक वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर देगी। द बॉन्ड आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 का बॉन्ड हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है, 10 करोड़ का हो सकता है, कोई भी अपर लिमिट नहीं है आपके पास, राइट। State Bank of India is authorized to issue and encash these bonds which are valid for 15 days from the date of issuance. तो यहाँ पे 15 दिन की इसकी आप बोल सकते हो वैलिडिटी रहती है कि आपने बॉन्ड खरीदा और सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने उस बॉन्ड को एनकैश करना है, मतलब क्या है, उस बॉन्ड का जो पैसा है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सिंपल चीज है। तो 15 दिन के अंदर अंदर ये चीज होती है। और ये अगर हम बात करें साल में, आपको जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, तो मतलब साल में 4 बार ये जो बॉन्ड है ये इशू किए जाते हैं एसबीआई के द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सिर्फ इसको इशू कर रही है, ये क्लियर रखना है। यहाँ पे पंजाब एंड नेशनल बैंक ये सब नहीं चलेगा, आरबीआई नहीं है, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करता है। और साल में 4 बार ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं और जब आपने बॉन्ड खरीदा है उस डेट से लेके बॉन्ड को एनकैश करना, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने का टाइम पीरियड 15 दिन का रहता है, राइट। और यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई डोनर का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किस बंदे ने ये बॉन्ड खरीदा है। तो मतलब क्या है, ऊपर वाले में जो आपकी आइडेंटिटी है वो रिवील होती थी, आज के टाइम पे आपको आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही न्यूज में चल रहे थे, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये न्यूज में चलेंगे भी क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, तो ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल बॉन्ड एंड डोनेशन ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक छोटा सा करंट अफेयर प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, दैट इज अबाउट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लो कि मैंने बॉन्ड खरीदा, मैंने बॉन्ड खरीदा मतलब मैंने एक सर्टिफिकेट लिया और पैसा बदले में बैंक में डिपॉजिट किया उसका, तो मतलब मैं यहाँ पे डोनर हूं, मुझे अपना नाम मेंशन करवाने की जरूरत नहीं है कि ये डोनर कौन है। डोनर को, डोनर मतलब जो डोनेट कर रहा है पैसा पॉलिटिकल पार्टी को, पैसा आपने एसबीआई को दिया है क्योंकि आपने बॉन्ड खरीदा है
और वो पैसा जो एसबीआई को आपने दिया है बॉन्ड खरीदने के लिए, वो एसबीआई पैसा किसको देगी? जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने बॉन्ड खरीदा था। कि मान लो मैंने क्या है, बीजेपी को पैसा देना है, मैंने बीजेपी को डोनेशन देनी है। होता है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे बिरला हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज होगी, रिलायंस हो गया, ये देती है ना डोनेशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो उन्होंने पहले क्या होता था कि कोई आपके पास लीगल प्रोसेस नहीं था, मतलब अंडर द टेबल आप बोल सकते हो डोनेशंस दी जाती थी। आज के टाइम पे अंडर द टेबल डोनेशंस जो है वो इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या है, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो हार्म होती है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि इन्होंने बड़ी बड़ी डोनेशंस दी होंगी रिलायंस कंपनी ने, तभी क्या है, मोदी सरकार सारी की सारी पॉलिसीज उनके ओरिएंटेड लेके आ रही है। अडानी ग्रुप को लेके कितना बड़ा झंझट हुआ, ये फार्मर बिल वाला भी इसी के बारे में झंझट था सारा, कि कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी जो है उनको पंजाब में एंटर करवाना चाहते हैं, यही सब था। वो अंडर द टेबल डोनेशन के नतीजे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मान लो मैं या फिर अगर मान लो अंबानी डोनेट करना चाहते हैं बीजेपी को, तो वो क्या करेंगे, एसबीआई में जाएंगे, वहां पे बॉन्ड खरीदेंगे। और एसबीआई से बॉन्ड खरीदा मतलब आपने पैसा दिया एसबीआई को, एसबीआई यस पार्टी के बिहाफ पे, और वो पैसा कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, पार्टी के अकाउंट में। तो मतलब आपके पास रिकॉर्ड आ गया ना कि कितनी डोनेशन किस पार्टी को दी गई। लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किसने कितनी डोनेशन दी, आप बोल सकते हो राइट। पहले वाले में नाम मेंशन किया जाता था तो वो ज्यादा बेहतर था एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सुबनसिरी रिवर की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके पास सबसे बड़ी जो रिवर है दैट इज ब्रह्मपुत्रा, जिसके बारे में हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करते हैं तो इस तरीके से हमें ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो देखने को मिलती है यहाँ पे, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरे का पूरा नीचे असम, ठीक है। यहां से एंटर करती है आपकी रिवर दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसी ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती है एक रिवर जिसका नाम है सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी रिवर को अगर हम बात करें तो इसको गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि सुबनसिरी का जब आप मतलब देखते हो, या सुबनसिरी को जब संस्कृत में लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है स्वर्ण रिवर। स्वर्ण मतलब गोल्ड, तो इसीलिए इसको गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि संस्कृत में इसका नाम है स्वर्ण रिवर। वैसे हम क्या बोलते हैं मॉडर्न डेज में, सुबनसिरी रिवर, राइट। तो इसके ऊपर एक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा था, जो क्या है रिसेंटली उसमें आपको क्या है, लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ गड़बड़ देखने को मिली। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब आप रिवर के ऊपर डैम बना के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे देखो, इट फेस्ड अ सेटबैक व्हेन लैंडस्लाइड ब्लॉक्ड द ओनली फंक्शनल डिवर्जन टनल and stop the flow of water downstream and dam into the Subansiri River, a major tributary of Brahmaputra। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, जो रिवर के वाटर का फ्लो था वो आपका हार्म हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डैम एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सुबनसिरी रिवर के बारे में आपने पता करना है। वैसे तो आप ज्योग्राफी में इन सब रिवर्स के बारे में पढ़ते हो, जब आप ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो ये सारी रिवर्स वहां पे पढ़ी जाती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे फ्लो करती है। यहाँ पे आपको मिकीर हिल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में उन मिकीर हिल्स के बीचों बीच आपको सुबनसिरी रिवर देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है, ये भी हिमालयन रिवर का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा ये हमारा क्या है, ये सब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हिमालयंस है। मैंने बोला मिकीर हिल्स, मिकीर हिल्स क्या है, पूर्वांचल हिल्स की बात करते हैं। पूर्वांचल हिल्स मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालयास की अलग अलग छोटी छोटी हिल रेंज है, उन पूर्वांचल हिल्स में से ही आपके पास ये मिकीर हिल, दाफला हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये सारी हिल्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पे फ्लो करती है, और अरुणाचल के बाद ये असम एंड अरुणाचल के बॉर्डर के पास फ्लो करती हुई ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड से आके ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, राइट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दुनिया भर में, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशंस हुए, 18th सेंचुरी आई, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच, जब ये सेंचुरी स्टार्ट होती है तो ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप होता है पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि आप स्लेवरी को बैन करो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हो गए, और समय समय पर जब रिफॉर्म्स होते हैं तो एक सिस्टम खत्म होता है, नया सिस्टम डेवलप होता है। स्लेवरी में क्या होता था कि आप स्लेव्स को खरीदोगे और जिंदगी भर के लिए वो आपके गुलाम हैं, जहां पे आप उनसे काम करवाना चाहोगे आप करवाते रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सेंचुरी की मैं अगर बात करूं तो इसी 18th सेंचुरी में यूएसए का रेवोल्यूशन हुआ था। यूएसए की अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बिल्कुल सामने आपको यूरोप देखने को मिलता है। और यूएसए में पहले कौन बैठा हुआ था? ब्रिटेन। यूएसए में ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज बोला जाता है, छोटी छोटी कॉलोनीज थी आप बोल सकते हो। और नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका। अब जब ब्रिटेन यूएसए की कॉलोनीज में बैठा हुआ था, जैसे पहले ब्रिटेन इंडिया में भी बैठा हुआ था, तो वो क्या कर रहा था? अफ्रीका से स्लेव्स उठा के लेके आता था, यहाँ पे उनसे वर्क करवाता था, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवा के वो सारी की सारी कहाँ पे सेल आउट की जाती थी? यूरोप। ये कब की बात है? ये बात है आपकी यही 17th एंड 18th सेंचुरी की। और हम बात करते हैं कि 1789 में जाके जो आपका इंडिपेंडेंट यूएसए है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। तो मतलब क्या है? स्लेवरी खत्म हो रही है। तो 18th सेंचुरी में जब स्लेवरी खत्म हुई तो नुकसान किसको हुआ? ब्रिटिशर्स को। क्यों? क्योंकि उनको अब लेबर को पैसा देना पड़ेगा और लेबर की कमी भी हो जाएगी, क्योंकि अब आप स्लेव्स खरीद के नहीं लेके आ सकते हो। तो उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मतलब आपने लेबर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले 5 साल के लिए हमें आपकी जरूरत है, और अगले 5 साल के लिए हम आपको लेबर के लिए इतना पैसा पे करेंगे। अब सिंपल सी बात है, मान लो जब मैंने जॉब स्टार्ट की 2018 में, उस टाइम पे स्केल काफी कम होता था। आज हम 2023 में, तो ऑटोमेटिकली पे स्केल क्या है? बढ़ता जाएगा। अगर मैं 2018 में किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता कि अगले 10 साल के लिए मैं तुम्हारे साथ बॉन्डेड हूं और सिर्फ इतनी सैलरी के ऊपर मैंने 10 सालों के लिए काम करना है, तो मतलब जब मार्केट में रेट बढ़ेगा मेरा रेट नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मैंने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। दैट इज इंडेंचर्ड लेबर। इससे फायदा किसको होगा? जिसने एग्रीमेंट साइन करवाया है, आप बोल सकते हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस दिन भी एक दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि त्रिनद एंड टबैको, जो आपकी कंट्री आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, वहां पे क्या है? ये दिवाली, दुशहरा, ये फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियंस की है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जहां पे क्या है? इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो इंडिया से लेबर उठा के ब्रिटेन कहां पे लेके गया? त्रिनद एंड टोबैको में, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। और आज वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में तो डिटेल में हमने पढ़ा है। गांधी ने वहां पे इंडियन जो लेबरर्स थे उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट की थी, खास तौर पे अफ्रीकन लोगों के लिए तो मूवमेंट स्टार्ट नहीं ना की थी। और वो जो इंडियन लोग वहां पे बैठे थे वो कैसे गए साउथ अफ्रीका में? इसी इंडेंचर्ड लेबर के थ्रू। और आज भी साउथ अफ्रीका में आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन इंडियन की देखने को मिलती है। तभी तो साउथ अफ्रीकन कंट्री के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन इंडिया का देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे इंडियन जनता बैठी हुई है बहुत सारी। और वो इंडियन जनता साउथ अफ्रीका में कैसे गई? इंडेंचर्ड लेबर के थ्रू। तो क्या करती थी ब्रिटेन की सरकार? इंडिया से लेबर के साथ एक बॉन्ड साइन करती थी कुछ सालों का, और उस बॉन्ड के तहत एक स्पेसिफिक रेट ऑफ, आप बोल सकते हो, लेबर होगा जो आपको दिया जाएगा, और उतने सालों के लिए आप बंद जाओ। तो मतलब एक एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी भी आप इसको बोल सकते हो, कि बंदा उस बॉन्ड को तोड़ के अगर बाहर जाएगा तो उसके ऊपर केस चलेगा। सिंपल चीज, राइट। तो उसी के बारे में ये आपका पूरे का पूरा आर्टिकल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको आपने रीड आउट करना है, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
कि क्या क्या रीजंस रहे हैं इंडेंचर्ड लेबर के। नंबर 1 है लेबर शॉर्टेज। जब आपका स्लेवरी खत्म कर दी गई तो यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज पड़ गई, तो उन्होंने एक नए तरीके की स्लेवरी आप बोल सकते हो बनाई। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करते हैं, द ब्रिटिश एम्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन देयर कॉलोनीज व्यूइंग इंडियन लेबर एज अ कॉस्ट इफेक्टिव मींस टू अचीव दिस गोल। अब इंडियन लेबर क्यों यहाँ पे सस्ती थी? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन उस टाइम पे भी अच्छी खासी थी। इंडिया से लेबर उठा के नॉर्थ अमेरिका में काम करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में आपके पास काम करने वाले लोगों की गिनती कम है। जैसे आज भी देख लो ऑस्ट्रेलिया में कितनी लेबर की जरूरत है, तभी तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से उठ उठ के ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे लेबर की जरूरत है, और उस टाइम पे तो इससे भी ज्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए क्या है, सस्ती लेबर उठा के दूसरी कंट्रीज में, दूसरी अपनी कॉलोनीज में काम करवाने के लिए ब्रिटिशर्स लेके जाते थे, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती थी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी। देन रिक्रूटमेंट एजेंट्स की अगर हम बात करें, एजेंट्स सेंट टू इंडिया यूज्ड डिसेप्टिव टैक्टिक्स, मिस इंफॉर्मेशन एंड करेक्शन टू परस्यूड इंडिविजुअल इन साइन इंडेंचर्ड। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, एग्रीमेंट्स हुआ करते, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ब्रिटिश एजेंट्स आते थे, लोगों को बेवकूफ बना के आप बोल सकते हो, आधी इंफॉर्मेशन बताई आधी बताई नहीं, उनके साथ एग्रीमेंट, जब बॉन्ड आपने साइन कर लिया, बाद में बंदा जब लेबर करनी स्टार्ट करता है तो उसको पता चलता है कि इसमें तो मेरा नुकसान है, और उसने बॉन्ड साइन किया है तो वो बॉन्ड तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड तोड़ेगा तो उसके ऊपर केस चलेगा। तो वो बंदा क्या है, ना चाहते हुए भी एक तरीके से उसको ये फोर्स्ड लेबर का पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे गड़बड़ स्टार्ट होगी। देन प्रॉफिट फॉर द प्लांटेशन ऑनर्स। तो खास तौर पे अब देखो, जब आपको सस्ती लेबर मिल गई है तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो ऑनर है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल चीज है। और खास तौर पे ये प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब जैसे चाय की खेती होगी, कॉफी की खेती होगी, है ना, या फिर इंडिगो की खेती होगी, या शुगर केन की खेती होगी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, जिसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ही इंडेंचर्ड लेबर उठाई जाती थी इंडिया से बाय द ब्रिटेन। नीचे आपको एग्जांपल दी गई है, सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंडियन इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। क्या क्या कारण रहे हैं? एक तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जो आपका त्रिनिद है, जो गयाना है, जो फिजी है, जो मलेशिया है। फिजी एंड मलेशिया की बात करें तो आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। देन गयाना एंड त्रिनिद की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। गयाना है आपकी साउथ अमेरिका में, त्रिनिद जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्लांटेशन क्रॉप्स लगती थी इस ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही आपकी चाय, कॉफी, शुगर केन, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, तो वहां पे लेबर की कमी थी, तो उसके लिए जा रहे हैं। नंबर 2 है माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दूसरा कारण था, आप बोल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें, ये जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे नहीं है, बट मिनरल रिसोर्सेज आर देयर। तो वहां पे आपने माइंस की खुदाई करवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करवानी है, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए। देन हार्श कंडीशंस की अगर हम बात करें तो लेबरर्स फेस्ड हार्श एंड ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लॉन्ग आवर्स, inadequate housing, then major wages, then many experienced physical and emotional hardship। इसमें एग्जांपल याद रखो कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में बैठे हुए थे तो वहां पे क्या था, मैंने आपको बताया था, जो भी इंडिया से लेबर उठ के वहां पे गई हुई थी, हर टाइम गले में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड डालना पड़ेगा। जहां पे उनकी आप बोल सकते हो कॉलोनीज होती थी, जहां पे वो रहते थे, वो कॉलोनीज में बहुत ज्यादा छोटे छोटे घर हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है, रात के 9 बजे के बाद ये घर से बाहर नहीं निकल सकते, फुटपाथ का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी हार्डशिप्स भी हमें वहां पे देखने को मिली है। लेटर ऑन एंड ऑफ द इंडेंचर, अगर आपका जो वो बॉन्ड है उसका मतलब 10 साल का बॉन्ड था, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप इंडिया वापस रिटर्न भी कर सकते थे, या फिर अपने बॉन्ड को आगे एक्सटेंड कर सकते थे, या फिर जहां पे आप गए थे लेबर करने के लिए उसी कंट्री में भी आप रह सकते थे।
तभी तो हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन इन कंट्रीज में आज भी बैठी हुई है, क्योंकि वो एज अ इंडेंचर्ड लेबर गए थे, बाद में वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया और आज के टाइम पे उन कंट्रीज के सिटीजन बन चुके हैं। जैसे यहाँ से लोग करते हैं ना, कनाडा में गए, वहां पे पीआर ले ली, बाद में सिटीजन ले ली और वहीं के हो गए। वही चीज ये सेम है, बट ये बात है 18th 19th एंड 20th सेंचुरी, राइट। नेक्स्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर हिस्ट्री ऑन मॉडर्न रिलेशनशिप। तो ये जो हिस्ट्री में आपको इंडेंचर्ड लेबर देखने को मिली, इसके आज के रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखो कल्चरल एक्सचेंज एंड डायस्पोरा कम्युनिटीज। मैंने बताया उस दिन आपको कि त्रिनद में आपका जो दशहरा है वो सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। साउथ अफ्रीका में सेम ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे कल्चर को फॉलो करने वाले हमारे प्रीवियस जो सिटीजन थे वो आज के टाइम पे वहां के सिटीजन हैं। तो मतलब कल्चरली आज ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इंडेंचर्ड लेबर यहाँ पे हमें देखने को मिला। इकोनॉमिक टाइज हमें देखने को मिलती है। अब जहां पे हमारा डायस्पोरा बैठा हुआ है, हमारी जनता बैठी हुई, ऑटोमेटिकली क्या है, इंडिया ज्यादा ओरिएंटेड रहेगा उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन पॉलिटिकल कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिसेंट एक वीडियो देखी होगी कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र मोदी के ऐसे पांव छू रहे हैं। देखी कि नहीं देखी? जब ये ब्रिक्स की समिट हुई है उस टाइम पे दिख जाएगी आपको इधर उधर घूमती हुई वीडियो। मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पांव छूना मतलब रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे। वो रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका में इंडियन पॉपुलेशन बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होगी कि इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका के कैसे रिलेशन। अगर साउथ अफ्रीका के अच्छे रिलेशन होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, पॉलिटिकल लेवल पे अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो उनकी जनता खुश रहेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिलोंग कहां से करते हैं, इंडिया से। इसके अलावा जैसे ऋषि सुनक की अगर हम बात करते हैं, चलो वो थोड़ा सिस्टम अलग है कि वो इंडेंचर्ड लेबर का पार्ट नहीं थे, उनके जो एंसेस्टर थे, लेकिन वो मूव तो उसी टाइम पे हुए ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उनके दादा परदादा मूव करके पहले आपके अफ्रीका में, देन अफ्रीका से वो इंग्लैंड चले गए और आज वो बंदा वहां का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। तो पॉलिटिकल रिलेशन सुधर जाते हैं ना, राइट। तो वही चीजों की ये बात कर रहे हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। कल्चर कनेक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली क्या है, रिलेशंस अच्छे बिल्डअप होते हैं। Then challenges and reconciliation. So history of the indentured labor has brought challenges related to heritage, reparations, reconciliation. For example, the government of Guyana has initiated effort to recognize and address the historical injustice related to the indentured labor. तो जो भी ये देखो, इंडेंचर लेबर कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट तो था नहीं, तो उसमें बहुत सारे जो सिटीजन्स के राइट थे आप बोल सकते हो, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, ह्यूमन राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई है। तो वो सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। और जो क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया था वो सिंपल पूछा गया था कि शुगर केन के लिए इंडेंचर्ड लेबर हमें देखने को मिली ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो क्या थी, एक्सप्लेन करो। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये शुगर केन के लिए ही क्यों इंडेंचर्ड लेबर, क्योंकि शुगर केन ट्रॉपिकल रीजन की प्लांटेशन क्रॉप है, जिसको करवाने के लिए खास तौर पे आप बोल सकते हो इंडिया से लेबर को ले जाया जाता था, राइट। तो ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ये न्यूज में चल रहा था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। देन हमारे पास है नेशनल कोल इंडेक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा निकाला जाता है। पहली बार अगर हम बात करते हैं तो पहली बात जो इसमें है कि सितंबर 2023 में हमें ये देखने को मिला कि ये जो इंडेक्स है ये बढ़ गया है 3.83 पॉइंट से, 3.83 पॉइंट से, और अभी ये कितना हो गया, 143.91। तो ये इसका करंट डाटा है, आप बोल सकते हो। डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसके बढ़ने का मतलब क्या है कि कोल के ऊपर डिपेंडेंस, एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट। और एक तरफ हम बात क्या कर रहे हैं कि कोल के ऊपर डिपेंडेंस को आपने कम करना है, क्योंकि अगर आप कोयले का इस्तेमाल करोगे एनर्जी के लिए तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये क्लीन फ्यूल तो नहीं है, तो इससे आपका कार्बन एमिशन कम नहीं हो पाएगा। और हम बात करते हैं कि 2070 तक इंडिया ने कार्बन न्यूट्रल हो जाना है, और दुनिया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए ये बात करते हैं 2050 तक हमने कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। तो कार्बन न्यूट्रल तो आप फिर ही हो पाओगे ना कि अगर आप क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे कोयले की अगर डिमांड बढ़ रही है तो मतलब ये गड़बड़ है।
तो देखो यहाँ पे द इंक्रीज सुजेस्ट ग्रोइंग कोल डिमांड अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन एंड विंटर, prompting coal producers to scale up the domestic production to meet the rising energy needs. तो अभी ये फेस्टिवल सीजन आपका आ गया, पहले दुशहरा आ गया, फिर आपके पास दिवाली आ जाएगी, फिर क्रिसमस आने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो सर्दियों वाला मौसम होता है, न्यू ईयर आ गया, आगे चल के आपके पास लोहड़ी का सेलिब्रेशन आएगा। ये तो सिर्फ हम हमारे रीजन की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स में बाकी फेस्टिविटीज भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, चीजों की डिमांड बढ़ती है। चीजों की डिमांड बढ़ना मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन प्रोडक्शन में ज्यादा होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं खास तौर पे या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से या फिर कोयले से। हमारे देश में इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोयले से ही तो बन के आ रही है। जो पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया हो, या फिर हमारे देश में सोलर एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी चलती हो। हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयले का, फॉसिल्स का इस्तेमाल होता है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का इस्तेमाल होता है, जो नदियों के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, राइट। सबसे ज्यादा आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, देन कोयला एंड फॉसिल्स आ जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें। तो इनकी डिमांड बढ़ रही है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे तो इनके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, चीज कम है, दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ गया तो हर एक चीज महंगी होगी। आपने देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगे होने का कारण क्या होता है, उस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उतनी सप्लाई नहीं होती। अगर सप्लाई भर भर के हो तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। सप्लाई तो आपकी शॉर्टन हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऑटोमेटिकली राइज कर जाएंगे, राइट। तो उसी के बारे में ये इंडेक्स हमें बता रहा है। तो इस इंडेक्स के बीच में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि 2020 में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। और ये हमें बताएगा कि किस तरीके से कोल के प्राइसेस जो है वो इनफ्लैक्चुएट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है 2023 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, the 2023 production gap report authorized by Stockholm Environment Institute, climate analyst और बाकी आपके पास जैसे E3G, IISD है, UNEP है, ये सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये जो आपकी गैप रिपोर्ट है ये निकाली जाती है। reveals a concerning trend where government intend to produce approximately 110% more fossil fuels by 2030 then is consistent with limiting global warming 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरफ तो जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है उसमें बोला जाता है कि 2030 तक या इनफैक्ट इस पूरी सेंचुरी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, वो मैक्सिमम हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस, और 2030 तक आपने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करके उसको रखना है। लेकिन ये जो आपका प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है ये क्या बता रहा है कि आगे आने वाले सालों में जो क्या है, कोल की प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है, कोल की डिमांड बढ़ने वाली है, जिससे क्या होगा, आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो ज्यादा मिट होंगी। ज्यादा मिट होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। तो मतलब देयर इज अ गैप, जो हमने टारगेट रखा हुआ है और जो काम हम कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से हम चलते रहे, और उसी गैप को ये रिपोर्ट हमें बता रही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रोडक्शन गैप? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है। प्रोडक्शन गैप होता क्या, तो देखो, प्रोडक्शन गैप क्वांटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ऑयल, गैस by governments and the global production level required to meet the climate goals, particularly those outlined in the Paris Agreement, जो क्या बताता है कि वार्मिंग मैक्सिमम 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक हो सकती है। तो मतलब सरकारें जो प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो, एक जस्ट एग्जांपल है कि बोला गया कि मैक्सिमम 100 टन जो है आप कोल जो है उसका इस्तेमाल करोगे पूरी सेंचुरी में। बहुत ही वेग एग्जांपल है कि सिर्फ 100 टन ही कोल का आप इस्तेमाल करोगे पूरी सेंचुरी में, अगर आप चाहते हो कि 2000 या फिर 2100 तक
2100, मतलब जब हमारी ये सेंचुरी पूरी खत्म हो जाएगी 2000 वाली, तो 2100 तक अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम आपका टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक जाए, तो सिर्फ इतना ही कोयला प्रोड्यूस करो। अब मान लो ये सरकारें कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, 200 टन। टारगेट क्या था, मैक्सिमम 100 टन। आपने कितना प्रोड्यूस किया, 200 टन, तो मतलब देयर इज अ गैप। कितना, 100 टन का गैप। वही है प्रोडक्शन गैप, कितना प्रोड्यूस करने की लिमिट थी और उससे कितना ज्यादा सरकारें जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, आप बोल सकते हो एनर्जी की। देन प्रोडक्शन गैप वर्सेस एमिशन गैप। एक तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम इतना कोयला प्रोड्यूस करना है, एक मैं बोलूं कि मैक्सिमम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर सकते हो। तो एमिशन गैप मतलब मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम 2030 तक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट में एमिट कर सकते हो, और आप उससे ज्यादा कर रहे हो, तो मतलब क्या है, आप टारगेट एमिशन से ज्यादा एमिट कर रहे हो, तो दैट इज एमिशन गैप। सिंपल चीज है। तो यहाँ पे देखो, द एमिशन गैप रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन अंडर द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड द एक्सेप्टेड लेवल इन 2030। ये जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में आपके पास पूरे वर्ल्ड के लिए टारगेट रखा गया कि आपने 2030 तक मैक्सिमम क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अब इस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए हर एक कंट्री ने अपने अपने कुछ टारगेट्स रखे, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सिंपल चीज है। द रिपोर्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या बताया गया है, मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया, यूएई आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ग्लोबल कोल प्रोडक्शन बाय 2030 एंड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन अंटिल एटलीस्ट 2050। तो ये जो सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्रीज क्या हैं, 2030 2050 आते आते इनकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। और अगर इनकी कोयले की प्रोडक्शन, फॉसिल फ्यूल्स की, ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो मतलब क्या है, एमिशन भी इनका बढ़ेगा और आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये जो इनकी प्रोडक्शन जो आपने टारगेट रखा था उससे ज्यादा बढ़ रही है, सो दैट इज अ गैप, और ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़े लेवल पे होगा, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। फ्रेश वाटर का सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो आपके पास ग्लेशियर्स ही होते हैं। ग्लेशियर्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, यही हमारे पास सोर्सेज होते हैं। अगर सारे के सारे हिमालयन ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो गए, तो ये जो आपके पास यमुना आती है, गंगा आती है, सतलुज आती है, क्या ये फ्लो कर पाएंगी? नहीं। तो ये साउथ इंडिया की रिवर्स की तरह नॉन पेरेनियल रिवर्स हो जाएगी, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, ये पूरा साल नहीं बहती, क्योंकि नीचे हमारे पास कोई ग्लेशियर नहीं है जो पूरा साल धीरे धीरे पिघलते हो और पानी वहां से आता हो। वो कब बहती है, जब वहां पे बारिशें होती, सीजनल रिवर्स है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, recommendations क्या दी गई है, it includes adopting reduction targets in the fossil fuel production, ensuring an equitable transition considering countries target a near total phase out of the coal production and use by 2040, coupled with 75% reduction in the oil and gas production and use by 2050 compared to 2020 levels। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 2040 2050 को वो एज अ टारगेट ईयर लेके चल रहे हैं कि 2020 में आपकी जितनी प्रोडक्शन थी उससे अप्रोक्सीमेटली वो बोल रहे हैं कि 75% जो प्रोडक्शन है आपको ऑयल गैस इनकी प्रोडक्शन कम करने की जरूरत है, अगर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप अपनी प्रोडक्शन को कम नहीं करोगे, कोयले की प्रोडक्शन बढ़ती गई, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ती गई, पेट्रोलियम डीजल का इस्तेमाल ऐसे ही बढ़ता गया, तो वहां पे क्या है, आपका एमिशन ज्यादा होगा और आपका क्लाइमेट चेंज होके ही रहेगा। हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं अभी सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर ग्रिड के ऊपर, सोलर सिटीज के ऊपर, इतने बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स आपके पास लगाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं और ये जो ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, फॉसिल्स, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं। क्यों हमने बोला कि डीजल पेट्रोलिक व्हीकल की बजाय हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि हम
इनकी डिमांड कम करना चाहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें यूज की जाएगी बैटरीज को चार्ज अप करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसकी मदद से? सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी या विंड एनर्जी, राइट। तो नीचे आपको प्रोडक्शन गैप जो है उसका एक डाटा दिया गया है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, उसमें बस आपको गैप दिखाया गया है कि किस लेवल पे, जैसे उन्होंने नीचे जो लाइन दी है ना आपको, ये जो पर्पल कलर में आपको लाइन दी गई है, वो हमारा टारगेट था कि इस तरीके से आपका क्या है, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो चल रहा है वो है ऊपर वाली रेड लाइन, मतलब प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो टारगेट से इतना ज्यादा प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, तो मतलब इतना हमारे पास प्रोडक्शन गैप है, राइट, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एमपीज एंड एमएलए बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, और साथ ही साथ 2024 के स्टार्टिंग में आपको क्या है, एमपी के इलेक्शन, एमपी ऑफ लोकसभा के इलेक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल एमपीज वाला बड़ा कंसेप्ट चलता है हमारे देश में। हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द जो एमपीज लोकसभा में बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। एक होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी, वैसे नो योर कैंडिडेट, जिसमें क्या होगा, इस ऐप के अंदर जो भी कैंडिडेट जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है उसके जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर मेंशन किए जाएंगे। मान लो आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो, आप उस ऐप को डाउनलोड करो, उसमें जितने भी बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन में उन सबका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो कि इसके ऊपर कौन कौन सा केस चल रहा है और कौन कौन सा केस चला था लेकिन उसका निपटारा हो चुका है, कौन कौन से ऑनगोइंग केसेस हैं, कितनी एफआईआर इस बंदे के खिलाफ दर्ज की गई है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाना चाहता है, सिटीजन्स को अवेयर करवाना चाहता है कि जिन बंदों को आप चुन के भेज रहे हो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि प्रेजेंटली मेजॉरिटी एमपीज के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, राइट। और एक केस नहीं, मल्टीपल क्रिमिनल केसेस एक एक एमपी के ऊपर हुए हैं, तो गड़बड़ है। रेप का केस, मर्डर का केस, ये सब चल रहे हैं। ऐसे बंदों को अगर आप चुन के भेजोगे तो गड़बड़ी है ना। So Supreme Court issues direction for the speedy disposal of the criminal cases against member of parliament and members of legislative assembly। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे देश में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर मान लो किसी बंदे के ऊपर, किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है या कुछ, क्या वो बंदा इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता? हाँ, वो बंदा इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। तभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रही है कि इनके जो केसेस चल रहे हैं एमपीज एंड एमएलए के ऊपर, जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करो, क्योंकि अगर वो बंदे का क्राइम प्रूव होगा तो उसको हम जेल की सजा देंगे, और अगर उसको जेल की सजा हो गई तो उसके बाद होगी ना वो आपके इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा, राइट। नहीं, वहां पे केस नहीं चल सकता। अगर वो पहले जीत जाता है और उसके बाद उसका क्राइम प्रूव होता है तो ऐसा नहीं है कि उस बंदे को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक चीज है, जैसे मान लो कि अगर कोई एमएलए है या एमपी है, उसका क्राइम आपका प्रूव हो गया और उसको 2 साल से, 2 साल या 2 साल से ज्यादा जेल की सजा मिली, फिर उसकी एमएलए की सीट कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बोलता है कि अगर किसी एमपी एमएलए को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, उस सीट के ऊपर दोबारा से आप इलेक्शन करवा सकते हो। जैसे राहुल गांधी वाला केस हुआ था, वो सेम चीज है। लेकिन वो बंदा एमएलए तो बन गया ना एक बार, अब दोबारा से इलेक्शन करवाने हैं, दोबारा से खर्चा होगा, वो खर्चा कहां से जा रहा है? जनता के पैसे से जा रहा है। अगर देखा जाए, इतना रिस्क क्यों लेना है कि आप एमपी जिता रहे हो, बाद में उन एमपीज को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, नए एमपीज के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, डबल डबल क्यों करना? जल्दी से इनका निपटारा करो, बाद में जो ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला झंझट आपके पास रहे, राइट। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्शन के ऊपर खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। वो खर्चा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, वो मैनेज करेंगे। बीजेपी नहीं खर्चा उठा रही है, जनता का पैसा है, आप बोल सकते हो। जनता के अकाउंट का पैसा है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें पैसा कहाँ से आता है? जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है, और उसमें से पैसा निकाल के दिया जाएगा। बीजेपी का थोड़ी ना पैसा है वो,
बीजेपी तो उस पैसे को मैनेज कर रही है क्योंकि उनकी सरकार है हर जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं कि स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो भी कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब स्टेट लेवल पे भी तो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, सेंट्रल लेवल पे भी किया जाता है, तो खर्चा तो वहीं से निकलना जहाँ पे आपने पैसा इकट्ठा करके रखा है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, तो वहां से जाएगा, किसी पार्टी की जेब से थोड़ी ना जा रहा है। हम्म। आप क्या बात कर रहे हो? दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि इलेक्शन करवाने के लिए जो वहां पे आपने ऑफिसर्स बिठाए हैं, जो मशीन्स की आपको जरूरत पड़ी, वहां पे जो सिक्योरिटी की आपको जरूरत पड़ी, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो। या फिर दूसरा होता है कि मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो मैंने क्या करना है? मैंने अपनी रैलीज करनी है, उसमें जो पैसा लगाना है, ये वाला तो बंदा अपनी जेब से खर्च करेगा या फिर पार्टी अपनी जेब से खर्च करेगी। हाँ। हाँ। ये जो अगर मान लो कि मैं अपने इलेक्शंस के लिए धरनों पे नहीं, सॉरी, रैलीज में जा रहा हूं, आप बोल सकते हो, जगह जगह पे एड्स चलवा रहा हूँ प्राइवेट चैनल्स के ऊपर या कहीं पे भी आप बोल सकते हो, तो वो सारा पैसा तो मेरी जेब से जाने वाला है ना। वो आपकी सरकार की जेब से नहीं जाएगा, वो जनता का पैसा नहीं हो सकता, वो इनका। तभी तो हमने पहले जो डोनेशंस की बात की है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इनको डोनेट क्यों करती हैं? यही इलेक्शन प्रमोशन के लिए आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, the Supreme Court issued guidelines during the case challenging Section 8, Subclause 3 of the Representation of People Act 1951. This section imposes 6-year ban on the individuals convicted of offence, minimum 2-year sentence from the contesting elections. तो अगर हम बात करते हैं, अगर किसी बंदे को मान लो सजा मिल जाती है कम से कम 2 साल की, तो 2 साल की उसको सजा मिली, तो 2 साल के बाद नेक्स्ट 6 सालों के लिए वो इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को यहाँ पे सजा मिली थी 2 साल की, बट बात यह है कि उसकी सजा को कैंसिल कर दिया किसी ने? सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब क्या है? उन्होंने बोल दिया कि इस केस को दोबारा से चलाया जाएगा, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रिप्लेस कर दिया, आप बोल सकते हो। और वो दोबारा से बंदा क्या है? एमपी की सीट के ऊपर रिज्वाइन कर गया। लेकिन अगर उसको सजा वो क्लियर हो जाती, सुप्रीम कोर्ट भी बोल देती कि इसको 2 साल की सजा होगी, तो 2 साल की सजा के बाद अगले 6 सालों के लिए वो क्या इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के केसेस को जल्दी निपटारा करके जो सजा जिसको मिलनी है उसको सजा सुनाई जाए और उसके इलेक्शंस में खड़े होने के ऊपर रोक लगाई जाए। और ये चीज याद रखना, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 बात करता है कि अगर किसी बंदे को 2 साल की या 2 से ज्यादा साल की जेल की सजा हुई, तो अगले 6 सालों के लिए वो इलेक्शंस में खड़ा ही नहीं हो सकता। जीतना तो बाद की बात है, राइट? दिस क्लॉज इज इंपॉर्टेंट। देन सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है? नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ द सुमोटो केसेस। सबसे पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट है, खास तौर पे हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट अपनी मर्जी से केसेस उठा सकती है, राइट? यहाँ पे जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट में जाके आपको केस किसी को करना पड़ेगा तो फिर ही वो केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी मर्जी से ये केसेस उठा सकती है। ज्यादातर केसेस ये हाई कोर्ट्स के द्वारा उठाए जाते हैं। देन स्पेशल बेंच बनाए जाएंगे। एमपी एमएलए का कोई भी केस है तो उसके रिलेटेड स्पेशल बेंच बनेगा, जिसमें क्या है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केसेस है, जिससे क्या है? जल्दी से जल्दी इन केसेस का निपटारा किया जा सके। देन प्रायोरिटी इन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास जैसे डेजिग्नेटेड कोर्ट्स प्रायोरिटाइज दोज क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज व्हिच आर पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, केसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 इयर्स और मोर। सबसे पहले आप कौन से केसेस को उठाओगे? जो ज्यादा हीनियस क्राइम के केसेस है, ऐसे इल्जाम लगे हैं कि उस इल्जाम के ऊपर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा या कम से कम 5 साल की जेल की सजा होती है। सबसे पहले उन केसेस को उठाओ, उन केसेस का निपटारा करो, जो कि हम उन क्रिमिनल बंदों को इन इलेक्शंस में खड़े होने से रोक सके, राइट? देन ट्रायल कोर्ट एडजर्नमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें, ट्रायल कोर्ट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू एडजर्न सच क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज एक्सेप्ट फॉर रेयर एंड कंपेलिंग रीजंस। कई बार क्या होता है कि जहां पे ट्रायल चल रहा है, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, हो सकता है वो आपकी सेशन कोर्ट हो सकता है वो आपकी हाई कोर्ट हो, वो क्या करती है? केसेस को एडजर्न कर देती है। मतलब क्या? डिले 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 डिले, बिना किसी कारण के केस डिले करते जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो मान लो एमएलए है कोई बंदा, उसके ऊपर कोई केस हुआ, वो क्या करेगा, ज्यादातर क्या किया जाता है करप्शन में, जज को पैसा खिलाया जाता है कि तू इस केस के ऊपर तारीख पे तारीख पे तारीख आगे आगे करता जा, डेट आगे एक्सटेंड करता जा, मतलब इस केस का निपटारा नहीं होना चाहिए। और निपटारा नहीं हुआ केस का तो वो बंदा इलेक्शन में खड़े हो सकता है, राइट। तो वो निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि बिना किसी वजह के आप केसेस को पेंडिंग नहीं करोगे, जल्दी से जल्दी उनका निपटारा होना चाहिए। District judges are tasked with ensuring adequate infrastructure and technological facilities for designated special court trying lawmakers। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे नीचे आपके पास ना आर्टिकल 227 मेंशन किया गया है। आर्टिकल 227 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट की पावर रहती है आर्टिकल 227 के तहत कि हाई कोर्ट से नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके उसको देखना, ये हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी चीज की कमी आ रही है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ रही है, प्रॉपरली चीजें नहीं चल पा रही हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाई कोर्ट की। कौन सी आर्टिकल के तहत? 227। और 226 जो है वो बात करता है कि हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है, जो हमने फंडामेंटल राइट में डिस्कस किया था। देन अगर हम स्टेटस की बात करें कि प्रेजेंटली जो आपके एमपी एमएलए हैं कितने के उनके ऊपर केसेस हैं, तो ध्यान से देखो, जो 2019 में हमारे इलेक्शंस हुए तो उसमें 43% न्यूली इलेक्टेड एमपीज हैड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस एज रिपोर्टेड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। By December 2021, number of pending criminal cases against the current and former MLAs and MPs has reached close to 5,000। 5,000 के करीब करीब हमारे पास केसेस चल रहे हैं। और जो पिछली बार 2019 के इलेक्शन में जो आपने एमपी चुन के भेजे, उसमें 43% जो एमपी है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है दैट इज लोकसभा, उस लोकसभा में 43% बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और कई तो ऐसे जिनके ऊपर, मतलब कई तो क्या, मोस्टली ऐसे जिनके ऊपर मल्टीपल क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू है, पेंडिंग है, आप बोल सकते हो। अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आ जाता तो वो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े होने के काबिल रहते ही ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। देखो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट होती है जब आप मेंस के आंसर लिखते हो ना, उसमें बस एग्जांपल देने के लिए वो एनरिच कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जजमेंट देखो, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि कोई बहुत पुराना केस हम यहाँ पे नहीं उठा रहे हैं, रिसेंट वाले उठा रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑन द वेबसाइट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टेड टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव डिसेमिनेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको पीछे भी एक दिन डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में, केस नहीं मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में ये अनाउंसमेंट की गई, ये वर्डिक्ट दी गई कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट दे रही है, किसी कैंडिडेट को टिकट दे रही है, तो उस कैंडिडेट के जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसको मेंशन करो। इन्होंने मेंशन किया, लेकिन क्या है कि कौन है जो बीजेपी का ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक करेगा? न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में आप लिखो। न्यूज़पेपर में ऐसी जगह पे छापा गया जहां पे जिस सेक्शन को कोई नहीं देखता। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है एडवर्टाइजमेंट वाला, बहुत रेयर लोग होते हैं जो उसको पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर के बीच वाले जो पेज होते हैं ना, हम मोस्टली स्किप कर देते हैं। वहां पे किसी छोटे से कॉर्नर में लिख दिया कि ये हमारा बंदा है, इसके ऊपर ये क्रिमिनल केसेस चल रहे, कौन पढ़ने वाला है उसको? कोई भी नहीं। या फिर ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जो न्यूज़पेपर ज्यादातर जनता के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। आप पब्लिश करो द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में तो लोग पढ़ेंगे उसको। आप पब्लिश कर रहे हो किसी लोकल न्यूज़पेपर में, जैसे आपके पास ये पंजाब में अजीत चलता है, जगबानी चलता है, उसमें पब्लिश कर रहे हो तो वो तो लोकल जो जनता है वो पढ़ती है। और वो भी क्या है, आगे आगे वाले जो 2-3 पेज होते हैं उसको पढ़ते, पीछे सारे स्किप कर देते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की चालाकियां हैं जो चल रही है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे
बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये सब चीजें प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके, इसको इंश्योर आप लोगों ने करना है कि जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऐप लेके आया, दैट इज नो योर कैंडिडेट, राइट। देन हमारे पास मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। इसमें क्या बोला गया था, दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन charged with a criminal offense could not be disqualified from elections. However, political parties are cautioned against fielding candidates with a criminal background. हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें बताया 2014 में कि अगर किसी बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता। वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है क्योंकि क्रिमिनल केस चल रहा है, अभी वो प्रूव नहीं हुआ है। हो सकता है वो गिल्टी हो सकता है वो गिल्टी ना हो। तो ये 2014 की जजमेंट आपने याद रखनी है, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर किसी बंदे के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना चाहिए टिकट देने से पहले। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड कर लें कि हमने किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे को टिकट देनी ही नहीं, तो काम ही सारा खत्म हो जाएगा, इतना झंझट ही नहीं आएगा हमारे पास। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदों को टिकट दे रही हैं, तभी तो ये लोग लोकसभा में जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, राइट। देन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बड़ा फेमस है, लिली थॉमस वाला। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एमपीज एंड एमएलएस कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम एंड सेंटेंस्ड टू 2 years, यही जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर किसी एमपी एमएलए को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हो जाती है तो वो बंदा क्या है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अगले 6 सालों के लिए, राइट। और यही चीज हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी दी गई है, सेक्शन 8 के सब क्लॉज 3 में। देन आपके पास है 2002 का एक केस, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इशू गाइडलाइंस प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम गिविंग टिकट्स टू द कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर क्रिमिनल हिस्ट्री इन द नॉमिनेशन पेपर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस लेके आए। किस चीज के रिलेटेड गाइडलाइन, कि पॉलिटिकल पार्टीज को बताया जाए कि आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदों को जो टिकट्स हैं वो नहीं देनी है। दूसरी चीज, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो वो एक नॉमिनेशन पेपर भरता है, अपना नाम वहां पे रजिस्टर करने के लिए कि इलेक्शन में खड़ा होना है। उस नॉमिनेशन पेपर में क्लॉज ऐड किया गया कि आपके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या कौन कौन से क्रिमिनल केसेस आपके खत्म हो चुके हैं, राइट। या फिर अगर किसी क्रिमिनल केस में आपको कोई सजा दी गई है, क्योंकि जैसे 2 साल से कम सजा मिलेगी फिर तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना, तो वो सब आपने मेंशन करना है। अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी की पूरी कैंडिडेट ने वहां पे मेंशन करनी है। ये कहां पे बोला गया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं 2 केसेस आपने जरूर याद रखने हैं। एक तो आपके पास है लिली थॉमस केस और दूसरा आपके पास है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 2019 वाला 2013 वाला, ये दोनों आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप पीसीएस वगैरह टारगेट कर रहे हो तो अभी पीसीएस का एग्जाम आ जाना है, हरियाणा वाला तो निकला हुआ है, पंजाब वाला भी निकल आएगा, तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं आपके पास, राइट। देन हमारे पास ऑ एंड सुमी नागा कम्युनिटीज के बारे में एक क्वेश्चन है। दोनों कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, नागालैंड में। और ये दोनों कम्युनिटीज बहुत ज्यादा फेमस है सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये न्यूज में चला ही क्यों, ऑ एंड सुमी नागा कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड फॉलो प्रैक्टिसेस पास डाउन थ्रू द जनरेशंस प्रिजर्विंग सीड्स फ्रॉम द सक्सेसफुल हार्वेस्ट फॉर सक्सेसिव साइकिल्स। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सीड बैंक के बारे में आपने सुना होगा। सीड बैंक तो एक बहुत ही साइंटिफिक, आपके पास एक लेबोरेटरी होती है जहाँ पे क्या सीड्स को स्टोर किया जाता है, बोल सकते हो, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स वहां पे रखे जाते हैं। ये जो है ये इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। जैसे मान लो कनक उगाई, तो कनक में से आपने क्या है, कुछ कनक को आपने स्टोर करके रख लिया क्योंकि उस कनक का आपके पास ईल्ड अच्छा आया था, तो उसी कनक के बीज को आप अगली बार बोओगे। इस सीड प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी को लेके आप बोल सकते हो ये दोनों कम्युनिटी जो है ये न्यूज में चल रही थी। दोनों ही नागालैंड की कम्युनिटीज हैं,
नागालैंड में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी आपकी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, ओ एंड सुमी। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी, राइट। सो जस्ट रीड अबाउट इट कि ये कम्युनिटीज कहाँ की हैं। तो ये खास तौर पे नागालैंड में मिलती हैं, ऐसा नहीं कि आपको असम में मिल जाएंगी या वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगी, राइट। और अगर हम सूमी की बात करें, और ये इन कम्युनिटीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस कम्युनिटी के मेजॉरिटी ऑफ द जो कैंडिडेट है वो क्रिश्चियन है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे सूमी में देखो, आपके पास 99% जो लोग जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो क्रिश्चियन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे देश में आए हैं तो इन लोगों ने ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब ट्राइबल रीजन को काफी ज्यादा टारगेट किया। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वल्नरेबल सेक्शन में आ जाती है। उनकी बहुत सारी डिमांड होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज में एजुकेशन की कमी होती है, ज्यादा अवेयर्ड नहीं होते। जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी पंजाब हरियाणा में ना जो थोड़े से गरीब घरों के लोग हैं उनमें क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। उनको पैसा दिया जाता है कि इतने लाख रुपया या इतने हजार रुपया आपको मिलेगा, आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, किसी भी लेवल पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है, गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, कुछ मर्जी हो, तो वही जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जा रहे हो ना, आपको हिंदी नहीं आती चलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करती है। वहां की स्टेट्स में भी आपको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है, राइट। देन हमारे पास एक रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD। इनके द्वारा एक रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई है जो है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040। 2022 में अभी जो पिछले साल आपके पास बीता, उसमें आपने सुना होगा कि इंडिया में जो प्लास्टिक है, वन यूज प्लास्टिक जो होती है, या जिसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज होगा, दूसरी बार वो किसी काम की नहीं है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे देश में 2022 में बैन कर दिया गया। आज अगर आप जाते हो किसी भी, जैसे प्लास्टिक में भी ना एक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लास्टिक बैग जो होते हैं उसमें कई तो होते हैं बहुत ही ज्यादा थिक, कई होते हैं बहुत ही ज्यादा थिन। आज हमारे देश में बहुत ही थिन वाले वो प्लास्टिक बैग चलते हैं, थिक वाले बंद हो चुके हैं। एक आज से 4-5 साल पहले आपको ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग मिलते थे, पड़ते ही नहीं थे, कुछ मर्जी डालते थे। आज के टाइम पे क्या, थोड़ा सा सामान डालो नीचे से नीचे निकल जाता है, क्योंकि वो थिन बैग्स है। इजिली आप बोल सकते हो वो क्या है, डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। और उनके ऊपर लिखा भी होता है कि रिसाइकल किया जा सकता है। ग्रीन कलर के या व्हाइट कलर के आपको दिखेंगे, ऊपर लिखा होगा रिसाइकलिंग है। या मिंत्रा से कोई ऑर्डर मंगवाओ, है ना, वहां पे भी अब क्या है, ये जो कागज है पेपर में आपको वो पूरे की पूरी पैकेजिंग आएगी, प्लास्टिक में नहीं आती। पहले प्लास्टिक में आती थी, अगर प्लास्टिक में आ भी रही है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये रिसाइकल किया जा सकता है। तो वो रिसाइकल वाले तो ठीक है, लेकिन जो होते हैं कि जिनको रिसाइकल ही नहीं किया जा सकता, एक बार यूज किया उसके बाद वो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, आप बोल सकते हो, है ना, वेस्ट ही वेस्ट है। तो उसको यहाँ पे बैन किया गया था। और अभी ये जो OECD की रिपोर्ट है ये हमें बताएगी 2040 तक हम कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन से बच सकते हैं और कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। उसमें देखो सबसे पहले की फाइंडिंग्स हमारे पास क्या है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। Under the climate policies in place as 2021 taken as a baseline, there would be 50% increase in the leakage of the macroplastics to the environment by 2040। ये बोला जा रहा है कि 2040 आते आते अगर 2021 में जैसा प्लास्टिक यूज का लेवल था उसको हम देखें, वैसे ही चलता रहे अगर, तो 2040 आते आते प्लास्टिक जो है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा। प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन किसमें, इन्वायरमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया, उसको कचरे में फेंक दिया, वो कचरे के लिए एक डंपिंग साइट होती है। उस डंपिंग साइट में आप जाओ तो आपको बहुत सारे प्लास्टिक के बैग देखने को मिलेंगे। चलो हम तो फिर भी इनलैंड रहते हैं, अगर कोस्टल एरिया में कोई रहता है तो वहां पे डंपिंग साइट्स मोस्टली, अभी तो कम किया जा रहा है, मोस्टली पहले क्या समुद्र के किनारे पे होती थी,
और समुद्र में कचरा डंप कर दिया जाता था। अब समुद्र के अंदर वो प्लास्टिक बैग गए हैं, वहां पे जो मछलियां हैं, जो भी आपकी मैरीन इकोसिस्टम है, उसमें वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उन्हीं मछलियों को एट द एंड आप भी खाओगे, तो आपके अंदर भी वो प्लास्टिक जाएगा, राइट। आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, जैसे गायें मोस्टली आपको देखने को मिलेगी, उनके अंदर वो प्लास्टिक बैग्स जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, देन प्लास्टिक किसी जगह पे पड़ा रहा तो उसमें से बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो निकलने वाले हैं। और अगर उस प्लास्टिक को आपने डंप कर दिया, नीचे दबा दिया, आप बोल सकते हो कि एक आपने गड्ढा खोदा, उसमें उसको दफन कर दिया, तो आपको क्या लगता है वो वहां पे डिस्पोज ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से मटेरियल निकलेगा और लीच आउट होके आपके अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, और उसी अंडरग्राउंड वाटर का बाद में आप इस्तेमाल करोगे। तो मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है, ये जो एड अप हो रहा है प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में, ये 50% से बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा 50% से? 2040 तक। क्यों बढ़ जाएगा? अगर हम 2021 जैसा ही यूज करते रहे प्लास्टिक का तो, राइट। नेक्स्ट देखो, early stringent and coordinated policy action globally cost just 0.5% of the global GDP could cut plastic waste generation by 2040 by the quarter below the baseline। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऑफ द जीडीपी आपको खर्च करना पड़ेगा इस प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। अगर आपका जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा खर्चा इन्हीं सब चीजों के ऊपर जा रहा है, तो गड़बड़ी ऑटोमेटिकली। देन अगर हम बात करते हैं कि डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड प्लास्टिक यूज एंड वेस्ट वॉल्यूम, क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है? नंबर वन, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? ये प्लास्टिक ओशंस में ये इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ये समझा जाता था कि अगर कुछ भी आपने दफन करना है, खत्म करना है, ओशन में डाल दो, अपने आप वहां से चला जाएगा। लेकिन अभी ओशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे एक प्लास्टिक बैग्स का पूरा आइलैंड बन चुका है। प्लास्टिक का पूरा आइलैंड बन चुका है, जो ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, यहाँ से डंप किया गया ओशन में। तो ओशन भी कब तक ही आपके सब आप बोल सकते वेस्ट को संभाल पाएंगे? दूसरी चीज, हमें लगता है कि ओशन खराब नहीं हो रहा, लेकिन ओशन की पूरी मैरीन लाइफ खत्म हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कई बार ये देखने को मिलता है कि जो मैक्सिको की गल्फ है, मैक्सिको की गल्फ में ये बड़ा देखने को मिलता है। मैक्सिको वाला रीजन मतलब यूएसए के बिल्कुल नीचे वाला जो आपका वाटर बॉडी है वहां पे। तो वहां पे आपको ना बहुत ज्यादा, जैसे काई नहीं होती एल्गी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा काई डेवलप हो जाती है, पूरे के पूरे ओशन को कवर कर लेती है। फाइटोप्लैंक्टन जिनको बोला जाता है, छोटे 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 प्लांट्स पूरे ओशन को कवर कर लेते हैं। वो क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि उस वाटर में जो न्यूट्रिशन है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। अब न्यूट्रिशन का लेवल वाटर में कैसे बढ़ गया? क्योंकि आप अपना सारा कचरा वहां पे डंप कर रहे हो, और कचरे के अंदर अलग अलग तरह के आपके न्यूट्रिशंस होंगे ऑटोमेटिकली। अगर मान लो कि कोई सॉलिड वेस्ट फेंक रहा है, घर में जो डस्टबिन होता है उसमें क्या कुछ नहीं होता, चाय पत्ती हो गया, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब आपका सॉलिड वेस्ट है। ये तो फिर भी ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है जिसको आप डिकम्पोज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीधा सीधा एज इट इज इसको डंप कर रहे हो, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सब पानी में मिक्सअप हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी खेत में जाओ तो खेत में ऐसे खालियां सी बनाई होती है पानी लगाने के लिए, उसमें बहुत सारी काई आपको देखने को मिलती है। वो काई कैसे जनरेट होती है वहां पे? क्योंकि खेत में जो आप फर्टिलाइजर डालते हो वो एट द एंड हर जगह फैलेगा। वो फर्टिलाइजर की वजह से वहां पे वो काई, जो फाइटोप्लैंक्टन है छोटे छोटे, वो डेवलप होते हैं। और अगर आपके समुद्र के ऊपर पूरी लेयर बन गई फाइटोप्लैंक्टन की, तो क्या होगा? सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी और नीचे वाली पूरी मैरीन लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी। यस, कॉरल्स पे भी इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस तालाब में, जिस नदी में, जिस पॉन्ड में आपको बहुत ज्यादा काई देखने को मिलती है, उसमें आपको मछलियां वगैरह ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। आपको लगेगा सर वहां पे काई है तो मछलियां उसको खाएंगी। अरे मछलियां तो तब खाएंगी ना जब वो जिंदा रहेंगी। जब सनलाइट ही नीचे नहीं जा पा रही है तो वो नीचे वाला पूरा इकोसिस्टम आपका पल्यूट हो जाएगा, और वहां पे कोई भी मैरीन एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा। देन अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट इंपैक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डंपिंग साइट्स होती है,
वहां पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गैसेस वहां से निकलती हैं, तभी तो बोलते हैं कि डंपिंग साइट के आसपास घर नहीं होने चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ में अगर आप देखोगे 38 वेस्ट में, तो डंपिंग साइट के आसपास भर भर के लोग रह रहे हैं। उतने लोग किसी सेक्टर में नहीं रहते होंगे जितने 38 वेस्ट में रहते हैं। घर बहुत छोटे छोटे कंजेस्टेड से घर है और बहुत जनता रह रही है। और कई लोगों को तो ऐसे जैसे ये घर है, सामने गली है, सामने डंपिंग साइट है, ये सिनेरियो है। वहां पे बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो भी रिलीज होती हैं, जिससे एनवायरमेंट आपका इम्पैक्ट होगा। देन हेल्थ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक्स बड़े न्यूज में चलते हैं कि ये फूड चेन के अंदर एंटर हो रही है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब, माइक्रो मतलब साइज के बेसिस के ऊपर, इतना छोटा साइज है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके फूड के अंदर है या नहीं। राइट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप किसी मछली को खा रहे हो, उसने किसी प्लास्टिक को खाया था और उस मछली को भी नहीं पता बेचारी को कि वो प्लास्टिक है, वो अंदर अकमुलेट हो गया और वो आपके अंदर चला जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। राइट, दोज आर माइक्रो प्लास्टिक्स, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। देन अगर हम बात करें अगर बर्निंग होती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक वेस्ट की, तो आपकी रेस्पिरेटरी जो डिसीजेज है वो जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी प्लास्टिक को जलाया जाता है तो खड़ा नहीं जाता वहां पे, क्योंकि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसमें से कुछ गैसेज निकलती है जो क्या है, आपके हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको तोड़ती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, आपको इतना सारा सरकार को पैसा लगाना पड़ रहा है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको खत्म करने के ऊपर। राइट, देन लॉस ऑफ टूरिज्म रेवेन्यूज इन एरियाज अफेक्टेड बाय प्लास्टिक डेब्रिज। अगर कहीं पे प्लास्टिक के इतने डंपिंग साइट हो चुके हैं तो वहां पे टूरिस्ट वगैरह थोड़ी ना आएंगे, खत्म हो जाएगा। तभी हमारे देश में ब्लू बीचेस का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है। ब्लू बीचेस का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि उस बीच के ऊपर ये सारा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। अगर कोई आपके टॉयलेट एरियाज हैं या डंपिंग एरियाज हैं उसमें भी स्टैंडर्ड होगा कि ये चीज करनी है, इस तरीके से आपने क्या चीजों को डिकम्पोज करवाना है और वो सारी चीजें। और इंडिया में वो सारी चीजें क्लीन एरियाज मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बीचेस। देन वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इंजेशन ऑफ द प्लास्टिक बाय द एनिमल्स लीड्स टू द फैटलिटीज। तो अगर एनिमल जैसे गाय की हम बात करते हैं, तो गाय ने प्लास्टिक खा लिया तो मरेगी ना वो एट दी एंड। आपने बहुत सारी वीडियोस में, मैं तो अक्सर ऐसी चीजें देखता रहता हूँ। तो गाय के अंदर प्लास्टिक के वो बैग्स इकट्ठे हो चुके हैं, ऑपरेशन करके वो सारे बैग्स निकाले जा रहे हैं क्योंकि वो अंदर जाके गलेंगे नहीं और उसके इंटरनल जो आपकी जितनी भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको डैमेज कर देंगे। राइट, देन रिसोर्स डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन, ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए हम हमारे रिसोर्सेज को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक का अगर यूज ज्यादा होगा तो उसकी प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन करने के लिए प्लास्टिक में बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी के लिए आप फॉसिल फ्यूल कोयले का उतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे। तो क्यों ना प्लास्टिक को रिप्लेस ही कर दें, किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जहां पे क्या है एनर्जी भी कम लगती हो और वो कल को डिकम्पोज भी हो सकता हो। जैसे हमारे पास पेपर बैग्स होते हैं, पेपर बैग बढ़िया चीज है। पेपर बैग जो क्या है, आपने एक बार भी यूज किया, कहीं पे भी फेंक दो वो डिकम्पोज हो जाएगा और किसी को हार्म नहीं करेगा। उसको कोई एनिमल भी खा लेगा, उसके अंदर जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको कोई हार्म नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखो रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं। नंबर 1 है कर्ब द प्रोडक्शन एंड डिमांड। सबसे पहली चीज है कि डिमांड को कम करो। जैसे इंडिया में 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म किया गया। राइट, देन डिजाइन फॉर द सर्कुलरिटी, मतलब क्या है, इस तरीके के प्लास्टिक बैग बनाओ जिसको क्या है आप आगे सर्कुलेट करना, मतलब रीयूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको खत्म करके कोई नई चीज बनाई जा सकती है। रिसाइक्लेबल होना चाहिए। जितने भी प्लास्टिक बैग होते हैं उसके ऊपर ऐसे 3 एरो से लगाते हैं, कईयों में तो RRR भी लिखा होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। देन एनहांस द रिसाइकलिंग प्रोसेस को बढ़ाने की जरूरत है, रिसाइकलिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। देन क्लोज द लीकेज पाथवेज to decrease the environmental losses by implementing effective waste collection and disposal methods। जैसे हमारे पास
नीचे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगी इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। 2016 में कुछ रूल्स लाए गए सरकार के द्वारा कि जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, ये किस तरीके से करोगे। जैसे बोला जाता है ना, जो प्लास्टिक वाला आपके पास जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको अलग डस्टबिन में डालना है, ऑर्गेनिक को अलग में डालना है। चंडीगढ़ में जब कलेक्शन के लिए आते हैं तो वो अलग अलग रिसीव करते हैं, अगर आपने मिक्सअप किया आपको फाइन लगता है, राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हमारे देश में इनिशिएटिव लिए गए हैं। ग्लोबल लेवल पे भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द मैरीन लिटर, मतलब जो आप मैरीन लाइफ जो है, जो इम्पैक्ट हो रही है लिटर की वजह से, इस कचरे की वजह से जो समुद्र में डंप की जा रही हैं चीजें, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। देन ग्लो लिटर मतलब ग्लोबल लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जिसको खास तौर पे जो नॉर्वे है वो फंड करता है। नॉर्वे मतलब नॉर्थ यूरोपियन कंट्री। और इसका भी काम क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे एक पार्टनरशिप बनाई जाए, कंट्रीज को पार्टिसिपेट करवाया जाए इस लिटर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। देन लंदन कन्वेंशन है 1972 की। लंदन कन्वेंशन के बारे में याद रखना, ये भी मैरीन पोल्यूशन के रिलेटेड आपकी कन्वेंशन है 1972 की, और इस कन्वेंशन के बारे में आपने पढ़ना भी है अलग से, राइट, नोट डाउन कर लेना उस चीज को, इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 में बैन करना हो गया, या 2016 में प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसके रूल्स हो गए। देन यूएन प्लास्टिक अनप्लास्टिक कलेक्टिव, अनप्लास्टिक कलेक्टिव का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अनप्लास्टिक कलेक्टिव। अच्छा, उसको नहीं उठाना, वेरी गुड। सबसे बड़ी हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है, कि जितना प्लास्टिक यूज हम करते हैं उसमें से बहुत कम है जो कलेक्ट किया जाता है रिसाइकलिंग के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि उसकी कलेक्शन नहीं हो रही है। जैसे मान लो कि मैंने कोई प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया, मैंने उसको डस्टबिन में डाला हो, ब्लू वाले डस्टबिन में, और आगे कलेक्शन के लिए बंदे आए हो, तो उसकी आप रिसाइकलिंग कर सकते हो। अगर मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, जैसे हम बच्चे क्या करते हैं खास तौर पे, हमारे जैसे, चलो तुम तो फिर भी सूझवान हो, बच्चे क्या करते हैं, कुरकुरे का पैकेट खाया फेंक दिया, कहीं पे भी उड़ रहा है। अब ये जो वेस्ट इकट्ठा करने वाले आते हैं, क्या वो गलियों से कुरकुरे के पैकेट उठा के लेके जाते हैं? नहीं ना। ये तो फिर भी चंडीगढ़ है, यहाँ पे झाड़ू लगता है तो वो इकट्ठा कर देते होंगे एट दी एंड। लेकिन जो आपके गटर में चला गया है ना, गटर में चला गया, किसी एनिमल ने खा लिया, वो तो नुकसान ही नुकसान है। और एक चीज याद रखना, जितना प्लास्टिक हम लोग वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको रिसाइकल नहीं हम कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको कलेक्ट नहीं हम कर पा रहे हैं। वो रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल आ ही नहीं रहा हमारे पास, राइट, वो गड़बड़ की बात कर रहे हैं। देन केरला में अगर हम बात करें, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इनिशिएटिव, ये केरला सरकार के द्वारा अलग से लिया गया था। तो इसमें भी क्या था, प्लास्टिक यूज के ऊपर ही बैन लगाया गया था, राइट। तो नीचे हम अगर देखते हैं कि हाउ आर अदर कंट्रीज डीलिंग विद द सिंगल यूज प्लास्टिक, तो दिस ईयर, अगर इस साल की अगर हम बात करें, तो 124 कंट्रीज जो यूएन की मेंबर कंट्रीज हैं, पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इंक्लूडिंग इंडिया, signed a resolution to draw up an agreement which will in future make it legally binding for the signatories to address the full life of the plastic from production to disposal and to the end plastic pollution। तो यहाँ पे क्या है, 124 कंट्रीज के द्वारा एक एग्रीमेंट आप बोल सकते हो, एक साइन किया गया रेजोल्यूशन, जिसमें ये बोला गया कि ये सारी कंट्रीज आने वाले टाइम में सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर देगी, और जो प्लास्टिक यूज होगी, सिंगल यूज के अलावा जो प्लास्टिक यूज होगी, उसकी प्रॉपर आप बोल सकते हो डिस्पोज उसको कैसे करना है वो आपने इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि कई कंट्रीज होती है वो अवॉइड करती है, हमारी कंट्री भी अब तक अवॉइड करती रही है। 2022 से पहले, या चलो 2022 नहीं तो 2015 से पहले लगा लो, 2015 से पहले कितना का सरकार ने फोकस किया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट। इतना फोकस्ड नहीं थी सरकार, अब कर रही है क्योंकि अब इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनी सोलर ग्रिड सोल्यूशन फॉर द एंडिंग एनर्जी पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी,
एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी, चाहे एलपीजी के सिलेंडर्स हो, चाहे कोयला हो, है ना, कोई मर्जी एनर्जी का सोर्स आप बोल सकते हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है या कोई रीजन है किसी कंट्री का, खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, तो दोज पीपल आर इलेक्ट्रिकली पुअर। वो है एनर्जी पॉवर्टी, आप बोल सकते हो कि उन्होंने, उनके पास एनर्जी का सोर्स ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में डिमांड पूरी करने के लिए उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको, उनको जितनी एनर्जी चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रही, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी पॉवर्टी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मिनी सोलर ग्रिड, मिनी मतलब छोटे छोटे सोलर ग्रिड, छोटे सोलर ग्रिड का मतलब क्या है, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, मतलब कम लेवल पे या फिर कम मेगावाट की आप बोल सकते हो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गांव है या फिर 2-3 गांव है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, वहां पे सोलर लाइट तो है, सनलाइट तो आती है, वहां पे सरकार अगर जाए और वहां पे एक छोटा सा ग्रिड लगा दे जो मैक्सिमम मान लो 10 मेगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करता हो, इतने में वो 2-3 गांव की इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, दैट्स इट, काम खत्म। तो आप बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने की बजाय छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट लोकल रीजन में लगा के भी डिमांड पूरी कर सकते हो लोगों की, राइट। तो यहाँ पे देखो, this article discusses the private sector led revolution in clean energy mini grids aiming to lift 500 million people out of the energy poverty। तो आज दुनिया में देखें तो 500 मिलियन लोग ऐसे हैं, आप बोल सकते हो, जो क्या है, एनर्जी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, मतलब उनके पास जो डिमांड है एनर्जी की वो पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे एनर्जी पॉवर्टी एंड मिनी सोलर ग्रिड क्या होगा, एनर्जी पॉवर्टी रेफर्स टू लैक ऑफ एक्सेस टू द मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फैसिलिटीज। अराउंड 9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन still lacks access to the electricity, with sub-Saharan Africa and rural areas being the most affected। दुनिया में 9% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो उनकी लाइफ चल रही है। और हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पता नहीं कितने सारे, एक दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो लोगों की जान पे बन जाती है कि पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए, ये बंद पड़ जाएगा लैपटॉप, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी, कोई कैमरा नहीं चल पाएगा, इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी के बिना। गर्मी है तो पंखे नहीं चलेंगे, बैठ के पढ़ नहीं सकते आप। और सब सहारन अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका की मेजॉरिटी कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल रहा है कि जनता इलेक्ट्रिकली पुअर है। इलेक्ट्रिकली पुअर मतलब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंच ही नहीं पा रही है। और हमारे देश में भी तो एक स्कीम आई थी, सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम में क्या था, जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, राइट। तो यहाँ पे देखो, मिनी सोलर ग्रिड की अगर हम बात करें, आर डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम विद यूज that use solar power to generate electricity on a smaller scale, a few kilowatts up to 10 megawatts। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे जो कुछ किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, या मैक्सिमम 10 मेगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेंगे। 10 मेगावाट कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है एनर्जी की, बहुत कम है, लेकिन हाँ उस लोकल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो तो पूरी हो जाएगी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। Then these grids are often employed in the rural and off-grid areas, providing a sustainable and cost-effective solution to address the energy poverty। ज्यादातर ये जो आपके छोटे छोटे ग्रिड लगाए जाते हैं, खास तौर पे इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया में ये जो ग्रिड लगाए जा रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट बिजनेसेस इन छोटे छोटे ग्रिड्स को प्रमोट कर रही है, सरकार तो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं। सरकार ने तो सांची को बना दिया, सांची जो सिटी है उसको बना दिया कंप्लीट सोलर सिटी। हमारे देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल के पास आपको सांची देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ये जो लोकल लेवल पे छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे आपके पास रिमोट एरियाज होंगे। रिमोट एरियाज मतलब क्या है, जहां पे टेरेन की वजह से, पहाड़ी इलाका होने की वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन वहां तक बिछाई नहीं जा पा रही।
नेटवर्क वहां पे सेलुलर नेटवर्क बिल्कुल ना के बरोबर है, क्योंकि वहां पे वो वाईफाई एंड जो सेलुलर नेटवर्क की जो लाइंस है वो नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया है, पहुंचना मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे सेम आपको वहां पे देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश झारखंड में जाओगे तो ट्राइबल एरियाज में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहां पे अगर आप जाके इंस्टॉल कर दो वहां का लोकल ग्रिड, जिसको बाहर से सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा गांव है जहां पे क्या है कोई भी तार नहीं बिछाई जा सकती इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के ग्रिड से वहां तक इलेक्ट्रिसिटी आप पहुंचा सकते हो, वहां पे क्या करो, एक सोलर छोटा सा ग्रिड बना दो, उसको तो बाहर से सप्लाई की जरूरत नहीं है, वहां पे सनलाइट तो आती है, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी और लोकल सप्लाई हो जाएगी, बाहर कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है। उसी की बात ये कर रहे हैं। नाइजीरिया में अगर हम बात करते हैं तो एक नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, दैट इज अबाउट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज एमिंग टू फंड द 1000 मिनी ग्रिड्स to bring electricity to 75% or 675 of the 675 million global without it। तो टोटल अगर हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे 675 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की सप्लाई नहीं है, उसमें से 75% लोगों को ये एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1000 मिनी ग्रिड्स को क्या किया जा रहा है, फंड किया जा रहा है। तो ये मिनी ग्रिड्स लगाए जाएंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नाइजीरिया में आपको ऐसे 20,000 मिनी ग्रिड्स देखने को मिलेंगे। नाइजीरिया मतलब एक गरीब सी कंट्री जहां पे एनर्जी पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे है, तो वहां पे 20,000 मिनी ग्रिड्स लगाना मतलब लोकल लेवल पे आप छोटे छोटे ग्रिड बना रहे हो और वो लोकल लेवल में सप्लाई दे रहे हैं, उनको बाहर के किसी बड़े ग्रिड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल। देन कंबोडिया में अगर हम बात करें तो डीजल पावर्ड मिनी ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं, मतलब सोलर पावर नहीं है, डीजल पावर है, लेकिन लोकल ग्रिड्स है, आप बोल सकते हो। देन इंडिया में अगर हम बात करें तो अराउंड 700 सोलर मिनी ग्रिड्स जो है वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, खासतौर पे यूपी, बिहार एंड झारखंड वाले एरिया। ठीक है, अभी इसको और फैलाने की जरूरत है और फार फ्लंग एरिया में ले जाने की जरूरत है। देन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इसके होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोलर है तो पोल्यूशन नहीं होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं तो वहां पे रहने वाले लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो चल पाएंगी, क्योंकि विदाउट एनर्जी तो कोई भी इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री, कोई भी काम नहीं चलने वाला है आज के टाइम पे, राइट। देन अगर चल भी रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो काम और बेहतर हो जाएगा और उससे आप बोल सकते हो प्रॉफिट भी फिर क्या है, बढ़ जाएगा, सिंपल चीज। देन डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज हो गया ना, एक तो हो गया कि एक बड़ा ग्रिड लगा हुआ है वहां से सप्लाई जा रही है सारे गांव में, एक हो गया कि सबके छोटे छोटे अपने अपने सेपरेट ग्रिड है, किसी बाहर के सेंट्रलाइज्ड ग्रिड के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, बस एक बार बना दो वहां पे सोलर ग्रिड, अपने आप वो चलता रहेगा, राइट। देन डेवलपमेंट एक्सेलरेटर्स, डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, और आज के टाइम में अगर आपकी लाइफ में इंटरनेट नहीं है, आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर नहीं चलेंगे, कंप्यूटर नहीं चलेंगे तो डिजिटली आप लिटरेट नहीं हो पाएंगे, राइट। आपने अगर कभी देखा हो फोटोज वगैरह या कुछ देखा हो, ये जो अफ्रीका में स्कूल वगैरह होते हैं, जैसे आप लोगों ने तो ये बंद कर रखा है, वहां पे स्कूलों में क्या है, ये ताकियां भी नहीं लगाते हैं, ओपन रखते हैं, जैसे पहले पंजाब वगैरह में नहीं होता तो ओपन जालियां लगा देते थे, वैसे ओपन जालियां रखते हैं, कोई भी रूम होगा ओपन जालियां रहेंगी, बहुत ज्यादा ओपन जालियां, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं, पंखे लगे ही नहीं हुए, बस नेचुरली जो हवा आ रही है वो आ रही है, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां, दिक्कत ये है। देन अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑटोमेटिकली अगर आप ऐसे सोलर ग्रिड लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी होगी वो सस्ती होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और सोलर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, दोनों में सस्ती कौन सी होगी, सोलर वाली। तो सोलर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो आपका खर्चा कम होता है, ज्यादा अफोर्डेबल है, तो आगे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोयले के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम भी पर यूनिट बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि प्रोडक्शन में पैसा ज्यादा लग रहा है। देन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, सौभाग्य स्कीम जो मैंने आपको बताई 2019 में, हमने बोला था कि हम क्या कर देंगे, 100% आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनता को प्रोवाइड कर दी जाएगी, सारे जितने भी बचे हुए गांव थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। इसमें देखो, द गवर्नमेंट सौभाग्य इनिशिएटिव डिक्लेयर्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ऑल विलिंग हाउस होल्ड इन मार्च 2019। तो 19 में आपको ये स्कीम देखने को मिली, उस टाइम पे बड़ी ये न्यूज में चलती थी।
सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सोलर जो आपके पावर ग्रिड्स है सस्टेनेबल है ना। सस्टेनेबल मतलब कोई पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, कोई रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रही है। सोलर एनर्जी तो ऐसी है जो आपके पास अबंडेंटली अवेलेबल है, राइट। देन चैलेंजेस आपके पास क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इनसफिशिएंट ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल लेवल पे सोलर एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम, जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि सोलर में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम है तो सोलर पावर प्लांट्स कम लगेंगे, सिंपल चीज है। देन डिस्पैरिटी इन इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पैरिटी का मतलब है कि कुछ कंट्रीज में तो क्या है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ में नहीं है, तो देयर इज अ इनइक्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। इस चीज को लेके नीचे गवर्नमेंट स्कीम्स आपके पास दी गई है, उसको आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल सोलर मिशन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, सोलर पार्क स्कीम, रूफटॉप सोलर स्कीम, इन सब के बारे में आपने डिटेल्स में पढ़ना है। पुरानी स्कीम्स है, कोई भी नई स्कीम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड, उसको आपने जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना है, दैट्स इट। इसी के साथ हमारे ये खत्म हो जाते हैं, राइट। समझ आया ये सारा, इसमें कोई दिक्कत हो? अभी अक्टूबर वाले जो करंट अफेयर्स है उसका आपका टेस्ट है आज। तो पिछली बार दिया था मैंने टेस्ट, नहीं